गुड मॉर्निंग क्लास। पंडित रामजी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्वथनांक उन्नयन पर चर्चा कर रहे थे। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड जो डेरिवेशन था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज बच्चों उसी के आगे हम लोगों को क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ समझना है, जो इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए सबसे कठिन प्रोसेस होता है। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन में ये जो ग्राफ होते हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट में बच्चों को हमने जहां तक रीड किया है तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चों को इनके ग्राफ समझने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो आज देखिए बच्चों, हम लोग ग्राफ को समझेंगे और देखिए इस कठिन चीज को किस प्रकार से आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों, यदि मेरे साथ बने रहोगे तो आपको निश्चित तौर पर ये ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वथनांक उन्नयन के लिए ग्राफ। देखिए आप लोग भी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले कोई पात्र ले रहे हैं। जैसे बच्चों ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में हमने शुद्ध विलायक भर दिया। शुद्ध विलायक, बच्चों क्या भर रहे हैं हम इसमें? शुद्ध विलायक। बच्चों इसमें देखिए, इस पात्र में क्या भरा हुआ है बच्चों? शुद्ध विलायक। क्या भरा हुआ बच्चों? इसमें भर दिया हमने शुद्ध विलायक। आप जरा ध्यान से समझना बच्चों, यदि आपने जरा सा भी ध्यान हटाया तो फिर ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा। बच्चों ग्राफ इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि जब भी टीचर उनको ग्राफ समझाता है वो अपना उस ग्राफ से या जो समझा रहे हैं टीचर उससे ध्यान हटा लेते हैं। तो यदि हम किसी भी चीज से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो कितना भी मेहनत से कोई टीचर क्यों ना पढ़ाए, परंतु हमारे समझ में नहीं आता। तो यदि आपको समझना है तो सबसे पहले फोकस रखिए कि हम क्या बता रहे हैं, कैसे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। यदि उस पर फोकस रखोगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। तो बच्चों इसके अंदर इसमें हम क्या ले रहे हैं? शुद्ध विलायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? शुद्ध विलायक ले रहे हैं। चलिए शुद्ध विलायक लिया हमने। शुद्ध विलायक। अब बच्चों ये समझ लीजिए कि ये जो पात्र है इस पात्र को आपने अपने कमरे में रख लिया। कहाँ रख लिया? इस पात्र को लाए और पात्र को लाकर हमने अपने कमरे पर रख लिया। तो बच्चों ये बताओ कि कमरे का ताप कितना होगा? तो कमरे का ताप जो होता है आप सभी को पता है कि 25 से 35 के बीच में होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा नहीं। होता है क्या? कमरे का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाना है क्वथनांक उन्नयन में। तो देखिए उसके लिए ग्राफ जब भी हम कोई ड्रा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से अक्षों की बच्चों? एक वाई अक्ष और दूसरा एक्स अक्ष। तो ये बच्चों हमने वाई अक्ष बना लिया है और ये बच्चों हमने एक्स अक्ष बना लिया। बच्चों ये जो वाई अक्ष है ये किसको निरूपित करेगा? ये बच्चों निरूपित करेगा वाष्प दाब को। किसको निरूपित कर रहा है? वाष्प दाब को। ये वाला जो अक्ष है ये निरूपित कर रहा है वाष्प दाब को। ये निरूपित कर रहा है वाष्प दाब को और ये बच्चों ताप को निरूपित करेगा। ताप को यानी क्वथनांक को निरूपित करेगा।
बच्चों ये आपको पता है कि x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं। और इसके निर्देशांक आपको सभी को पता होंगे, इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0, अर्थात इस पॉइंट पर जो ताप होगा वो भी कितना होगा, 0, और इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब होगा वो भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए इस पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता है। अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन तो इसमें ऐसी मिलेगी जहां वाष्प दाब एक वायुमंडल होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर वाष्प दाब कितना होगा, एक वायुमंडल। मान लीजिए बच्चों कि इस पॉइंट पर मान ले रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पर ऐसे बना दे रहे हैं डॉटेड लाइन। मान लीजिए इस पॉइंट पर वाष्प दाब कितना है, एक वायुमंडल, कितना है, एक वायुमंडल। इसको हमने P0 से डिनोट कर दिया, किससे, P0 से। इस पर वाष्प दाब कितना है, एक वायुमंडल। जैसे बच्चों यहाँ पर 0 है, ऊपर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। इस पॉइंट पर आते ही वाष्प दाब कितना हो जाता है बच्चों, एक वायुमंडल, कितना हो जाता है, एक वायुमंडल। और जैसे जैसे बच्चों इधर से इधर चलते हैं वैसे वैसे ताप भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे इधर से इस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, यानी ताप भी बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ताप कितना है, 0। अब आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस समय ये आपका जो पात्र था, चूंकि हमें ग्राफ खींचना है, इससे रिलेटेड ग्राफ खींचना है, तो इसकी बात करते हुए हम लोग ग्राफ खींचेंगे तभी हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों जरा ध्यान देना कि ये रखा कहां पर है, कमरे में। कहां रखा है, कमरे में। और कमरे का ताप कितना होता है, 25 से 35 के बीच में। तो कुल मिला के 25 से 35, तो ये 0 से ऐसे बढ़ रहा है, तो 25 से 35 मान लो कि यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं 25 से 35 होता है। यहाँ पर मान लो कमरे का जो भी ताप होगा एक फिक्स तो होगा, ऐसा तो है ना कि 25 से 35 के बीच में 36 भी हो या 34 भी हो या 33 भी हो, अरे कोई फिक्स ताप होगा ना कमरे का। मान ले रहे हैं हम कमरे का जस्ट ताप 30, तो 30 पॉइंट कहाँ पे मिला आपको, मान लीजिए यहाँ पर 30 पॉइंट मिला, इस जगह पर। इस जगह पर कौन सा पॉइंट है, 30। अब बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपका शुद्ध विलायक रखा है कमरे में। कमरे में कितने पर रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है। किस अवस्था में है बच्चों, द्रव अवस्था में। अच्छा, हमने आपको बताया था कि पदार्थ चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में, हर अवस्था में पदार्थ का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। पदार्थ किसी भी अवस्था में उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। तो बच्चों ये आपका किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में दूसरी चीज, कमरे का ताप कितना है, 30 डिग्री। तो उस ताप पर इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा। तो इस ताप पर मान इसका वाष्प दाब 0 तो हो नहीं सकता, होगा क्या, 0 नहीं होगा, 0 से कुछ ज्यादा होगा। मान लीजिए कितना है, इतना है, ये माने ले रहे हैं। कितना माने ले रहे हैं बच्चों, इतना वाष्प दाब माने ले रहे हैं। इस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये जो शुद्ध विलायक है आपका कमरे में, जो शुद्ध विलायक रखा है कमरे के ताप पर, इसका वाष्प दाब कितना है, ये वाष्प दाब इतना है। कितना है वाष्प दाब, इतना बच्चों, ये वाष्प दाब कमरे के ताप पर। अब बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे इसका आप क्या करोगे, जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाओगे, तो ताप देखो, अभी ताप यहां पर है, जरा ध्यान देना, अभी ताप यहां पर है, इस ताप पर वाष्प दाब ये है। चलो थोड़े दूसरे कलर से करे दे रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए।
ये है आपका इस ताप पर, इस ताप पर, ये जो कमरे का ताप है, इस ताप पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, ये इतना है। अब बच्चों क्या करना है, हम चूंकि क्वथनांक के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो क्वथनांक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द्रव को गर्म करना पड़ता है, और गर्म करते रहते हैं, ताप बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है, और जिस ताप पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाता है, एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, वह द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चला जाता है, और उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए ताप इधर की तरफ बढ़ेगा, ताप इसका इधर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ने, अगर केवल ताप बढ़ता तो लाइन सीधा जाती, लेकिन ताप के साथ साथ वाष्प दाब भी बढ़ेगा, वाष्प दाब के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये ना तो ऐसी जाएगी ना ऐसी जाएगी, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, देखो ना ऐसी जाएगी ना ऐसी जाएगी, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो ये ऐसी जाएगी। कैसी रेखा है, ऐसे, मतलब ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे 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 बढ़ेगा। और जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर ये इस लाइन को, इस लाइन के पास में इसका वाष्प दाब यानी एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बच्चों इस ताप पर, ताप कैसे निकालें, तो यहां से एक लंब डाल दें, वो यहां से लंब डाल, और ये ये जो टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग, चूंकि इसमें आपने क्या लिया था, इसमें क्या लिया था, शुद्ध विलायक लिया था, और शुद्ध विलायक जिस ताप पर वाष्पित होता है, या जिस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग शुद्ध विलायक का क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो ये बच्चों शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इसको हम टीवी नाट से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इस पात्र में हमने क्या लिया था, इस पात्र में हमने शुद्ध विलायक लिया था, क्या लिया था, शुद्ध विलायक लिया था। शुद्ध विलायक लिया, इसको कमरे में रख दिया, तो कमरे का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। इसके बाद में हम कर क्या रहे हैं, इस पात्र का ताप बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने पर इसका वाष्प दाब बढ़ता है, तो हम ताप बढ़ाते जाएंगे, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, एक वायुमंडल हो जाएगा, और एक वायुमंडल पर जितना टेम्परेचर देंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में, अब अभी तक ये शुद्ध विलायक था, अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ थोड़ा सा मिलाएंगे। क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील पदार्थ थोड़ा सा मिला देंगे। जैसे अवाष्पशील पदार्थ मान लो यूरिया है, तो यूरिया को हमने क्या किया, थोड़ा सा यूरिया इसमें डाल दिया। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं शुद्ध विलायक में, जब हम लोग क्या करते हैं शुद्ध विलायक में विलेय थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं, तो कौन सा विलयन बनता है, आप लोगों ने विलयन के प्रकार पढ़े होंगे कि जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। तो बच्चों जब ये थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो तनु विलयन बनेगा। और आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि यदि किसी शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ को डाल दिया जाता है तो इससे विलयन प्राप्त होता है, और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक से भी कम होता है। यानी अगर बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, यूरिया थोड़ी सी मात्रा में यूरिया हम डाल देंगे, तो हम देखते हैं कि इसका जो इसी ताप पर, इस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना था, जैसे इसमें यूरिया डाल दी जाती है इसका वाष्प दाब और कम हो जाता है। यानी जैसे ही हम इसमें थोड़ी सी यूरिया डालते हैं तो ये शुद्ध विलायक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये तनु विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, तनु विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तनु विलयन में।
और विलयन बनते ही इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। यानी अब इसी ताप पर जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब यहाँ पर नहीं होगा और इससे कम होगा। कम का मतलब इससे नीचे आएगा, ज्यादा होता तो ऊपर बनाते, कम का मतलब नीचे। तो ये आपको मिल गया जो आपका सोल्यूशन पहला बना। ये इसको इधर से मिलाते हैं ऐसे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं PS1। जो हमारा तनु विलयन है, पहला विलयन तनु विलयन है, उसका वाष्प दाब इसी ताप पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम रहा। आप लोग जानते हैं विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अब बच्चों इसके बाद में क्या करना है, अब इसको आप गर्म कीजिए। जब गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। चलिए टेम्परेचर, केवल अगर टेम्परेचर बढ़ता तो सीधी लाइन, या केवल वेपर प्रेशर बनता तो इधर वाली लाइन, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर दोनों बढ़ेंगे, यानी इसमें भी बच्चों कुछ लाइन आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, इस पॉइंट को नीचे लाएंगे, अरे इस पॉइंट को नीचे मिला देंगे। ये बच्चों क्या है, ये शुद्ध विलयन का, सॉरी ये विलयन का वाष्प दाब, सॉरी ये विलयन का क्वथनांक है। क्या है, विलयन का क्वथनांक। अब इसके बाद में बच्चों ध्यान देना, थोड़ा इसको और इरेज कर ले रहे हैं, इसको हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में और समझिए बच्चों, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अभी यूरिया हमने कम मात्रा में डाली थी, यानी यूरिया का तनु विलयन बनाया था। क्या बनाया था बच्चों, यूरिया का तनु विलयन। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूरिया की और अधिक मात्रा डाल देंगे। जब यूरिया की और अधिक मात्रा डाल देंगे तो क्या ये तनु विलयन रहेगा, ये बन जाएगा सांद्र विलयन। क्या बन जाएगा, सांद्र विलयन बन जाएगा, विलयन सेकंड बन जाएगा, सांद्र विलयन बन जाएगा। और जब सांद्र विलयन बन जाएगा बच्चों तो इसका वाष्प दाब पहले वाले विलयन से भी कम हो जाएगा। क्या होगा, पहले वाले विलयन से कम, यानी इसी ताप पर अब जो ये सेकंड विलयन बना है इसका वाष्प दाब बच्चों और कम हो जाएगा। क्लियर, तो इसका वाष्प दाब और कम हो जाएगा, ये इसको हम लोग लिखते हैं PS2। ये अब बच्चों फिर क्या करना है, फिर वही काम कि इसका भी क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। ये बन गया TBS। इसको ऐसा करे दे रहे हैं बच्चों, इसको फर्स्ट माने ले रहे हैं TBS1, TBS1 माने ले रहे हैं, और इसको TBS2 माने ले रहे हैं। S2, TBS1 क्या है, तनु विलयन का क्वथनांक। TBS2 क्या है, सांद्र विलयन का क्वथनांक। अब बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। चलो ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना। देखिए जरा ध्यान से, इसको बच्चों कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। चलिए नाम देते हैं, इसको हमने नाम दिया A। क्या नाम दिया, A। इसको नाम दिया हमने B, इसको नाम दिया C। ठीक है बच्चों, अच्छा और थोड़ा ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को, ये वाला एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिए दे रहे हैं D, और एक ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिए दे रहे हैं E। जरा ध्यान से बच्चों देखना, देखो कलर ये वाला देखो, इधर ध्यान से देखना बच्चों, ये और ये, इनको मिला रहे हैं,
ये थोड़ी कर्व वाली लाइन बनी है, लेकिन अगर हम इसको सीधी लाइन मान लें, क्या मान लें, सीधी, और इसको सीधी मान लें ऐसे, तो ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा, नजर आ रहा। अच्छा, अब दूसरा देखिए जरा, एक दूसरा त्रिभुज बच्चों, दूसरा त्रिभुज देखिए, ऐसे ये और ऐसे ये और एक ऐसे ये ये आपको दो त्रिभुज समझ में आ रहे हैं। और कैसे त्रिभुज है बच्चों ये त्रिभुज आपके कौन से हैं, समरूप त्रिभुज। कौन से हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कौन से हैं, समरूप त्रिभुज। अरे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, आप बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो ये क्या कहोगे आप इनको, समरूप त्रिभुज। अच्छा, इसको समकोण समरूप दोनों कहेंगे। अब ये बताओ, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, अब इसको क्या कहोगे, समरूप। तो यहाँ पर भी ये कौन से त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। अच्छा, समरूप त्रिभुज की आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, आओ चलो समझ लेते हैं, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी देख लीजिए, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है, मैथ भी पढ़ाओ। देखिए जरा, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, देखिए जरा, ये ए, ये बी, ये सी, ये मान लो पी, ये क्यू, ये आर। तो बच्चों इसमें प्रॉपर्टी होती है, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये, होती है नहीं होती है प्रॉपर्टी। तो बस उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जरा ध्यान देना बच्चों। इसमें क्या है, देखो, इस त्रिभुज का ये वाला पहले लिख लेंगे, त्रिभुज कौन से त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी, तथा तथा कौन सा, ए सी ई, ए सी ई समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये कैसे हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा बच्चों, इसका आधार बटे इसका आधार, क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। चलिए छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ये छोटा, इसके आधार पर आप लोगों को वो समझना है। देखिए बच्चों, ध्यान देना इधर, इसका आधार इस वाले त्रिभुज का, कौन से, ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज का आधार क्या है, ए बी, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी बटे इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, दूसरे वाले का, ए सी का आधार क्या है, ए सी। ध्यान देना बच्चों, बराबर इधर क्या है, ये वाली देखो जरा, ए डी, इसका लंब क्या है, ए डी, ए डी अपॉन इसका लंब क्या है, ए ई। बच्चों ध्यान से देखना, ए ई। तो जरा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हो, ए बी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में हो सकता है सुविधा हो। देखिए, ए बी के स्थान पर और थोड़ा बड़ा, अब देखिए ए बी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी है दो तापों का अंतर, ए बी क्या है, दो तापों का, यानी ए बी के स्थान पर आप लिख सकते हो टीबी एस माइनस टीबी नॉट, और ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, टीबी एस टू माइनस टीबी नॉट। चलिए यही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगा, ए बी के स्थान पर आ जाएगा टी बी एस वन। ध्यान देना क्या होगा, टी बी एस वन माइनस
टी बी नॉट अपॉन, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टी बी एस टू माइनस टी बी नॉट, क्या हो जाएगा, टी बी एस टू माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर देखिए अब ए डी कैसे निकालेंगे बच्चों, ए डी, तो ए पे कितना है पी नॉट और डी पे कितना है, ये देखो बच्चों डी पॉइंट ये इसी के समांतर होगा पी एस वन, तो क्या होगा, ये वाला आपका कम है, ये वाला ज्यादा है, ज्यादा वाले से कम वाले को घटाते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा वाले से, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, इधर देखिए बच्चों, इसको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बच्चों यहां से समझिए आप, अब देखिए, अब लेकिन इधर आएगा कैसे, अब इसके बाद में क्या करें, इधर देखिए बच्चों, इसमें ए बी वाला अंतर तो आपको समझा दिया था, ए बी और ए सी का, अब ये वाला अंतर समझना है, ए डी अनुपात ए ई, तो ए डी क्या है बच्चों, यहां से ये वाला पॉइंट और डी का मतलब है ये वाला पॉइंट, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये वाला थोड़ा सा क्रॉस बन गया है, इसको आपका सीधा आना चाहिए था, ये ग्राफ में भी ये क्या आना चाहिए, सीधा आना चाहिए, तो यहां से अंतर देख लीजिए बच्चों, ये डी का मतलब है पी एस वन, इधर ध्यान देना बच्चों, डी का मतलब है, डी का पॉइंट का क्या है पी एस वन, क्या है, तो इनका एडी का मतलब है पी एस वन, पी एस वन और पी नॉट, इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा है आपका पी नॉट, ज्यादा वाले से कम, ज्यादा कैसे है, यहां से यहां तक का अंतर ये है और यहां से यहां तक का अंतर ये, तो आपको ज्यादा वाले से कम वाले घटाना है, तो पी नॉट माइनस पी एस वन, पी नॉट माइनस पी एस वन, इधर ध्यान दो बेटा, इसी प्रकार से ए ई क्या होगा, ए ई होगा बच्चों पी नॉट माइनस पी एस टू, पी नॉट माइनस पी एस टू। अब बच्चों आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी संख्या से अंश में भाग दें, उसी संख्या से हर में भाग दें तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, टी बी एस वन माइनस टी बी नॉट अपॉन टी बी एस टू माइनस टी बी नॉट बराबर पी नॉट माइनस पी एस वन अपॉन पी नॉट माइनस पी एस टू अपॉन पी नॉट। बच्चों राउल्ट के नियम से आप देख लीजिए, हाँ पी एस टू, बच्चों राउल्ट के नियम में क्या बताया गया है, राउल्ट के नियम में बताया गया है आपको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल डब्लू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, हाँ ये इसके समानुपाती होता है, तो यहीं से ये आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल्टा टी बी के, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं
डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे कंसंट्रेशन की टर्म चाहे मोल प्रवाह रखो चाहे मोललता रखो, तो यहाँ पर हम मोल प्रवाह न रखकर मोललता रखेंगे। और बच्चों जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो आ जाता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आ गया आपका। अब बच्चों एम बराबर आप जानते ही हो, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है बच्चों W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W, वही यहाँ पर रख देंगे तो फार्मूला आपका आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। बच्चों इसको हमने एक साथ कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पठनांक उन्नयन का ग्राफ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा हिमांक और नमन पर।